अडोनिस एक अनाथ बच्चा था जिसे वहाँ की सबसे ताकतवर विच अडॉप्ट कर लेती है। वो उसके लिए उसकी माँ जैसी हो जाती है। लेकिन एक दिन वहाँ का एम्परर लोगों के सामने उसकी इज्जत उतारने लगता है और वहीं पर उसे मार देता है। अडोनिस अपनी आंखों पर यकीन भी नहीं कर पा रहा था और वो गुस्से में कसम खाता है कि वो एक दिन अपना बदला जरूर लेगा और एम्परर को मार डालेगा। जब गॉड ने दुनिया को बनाया था उसने ह्यूमंस के साथ साथ विचेस को भी बनाया और उनके साथ अपनी पावर शेयर की ताकि वो ह्यूमंस को गाइड कर सके और उनकी मदद कर सके। और विचेस ने अपने इस काम को बहुत ही सीरियसली लिया और इंसानों की मदद करती रही। लेकिन काफी समय के बाद ह्यूमंस विचेस को हंट करने लगे और एक विच मरते मरते उन्हें श्राप देती है कि वो लोग भी इसी तरह मारे जाएंगे। इसके बाद हम आइस विच क्लोई मॉर्गन और उसकी अप्रेंटिस एडोनिस को देखते हैं जो कि कहीं पर जाने की कोशिश कर रहे हैं पर उन्हें रास्ता मिल ही नहीं रहा। तभी वो अपने स्मार्टफोन को निकालता है। मैं तो इसी को देखकर चला जाऊंगा। ये देखकर क्लोई उस पे भड़कने लगती है पर एडोनिस उसे बताता है कि उसने खुद ही इसे बनाया है तो आलमी कभी भी उन्हें ट्रैक नहीं कर सकती। जिसके बाद वो अपनी तारीफ करता ही जाता है। जिन सबसे परेशान होकर क्लोई उससे पीट देती है और फिर से रास्ता पता लगाने के लिए अपने मैप को देखने लगती है। चलो मुझे रास्ता मिल गया। लेकिन एडोनिस दुखी था। हमें अपनी ही कंट्री छोड़कर क्यों जाना पड़ रहा है? क्योंकि मैं एक विच हूँ। रेडिया का एम्परर बहुत ज्यादा बेरहम है और वहाँ के सभी लोग विचेस के खिलाफ हो चुके हैं। इसलिए हमें यहाँ से निकलकर ऐसी जगह को ढूंढना होगा जहाँ के लोग अभी भी विचेस को एक्सेप्ट करते हैं। इसके बाद वो आगे बढ़ने लगते हैं पर तभी उनके पीछे से रेडिया एम्पायर के सोल्जर्स आ जाते हैं। एडोनिस उनके ऊपर हमला करने वाला था पर क्लोई उसे रोक देती है क्योंकि वो अपने मैजिक को ढंग से कंट्रोल नहीं कर सकता और एडोनिस अपने आइस मैजिक का यूज करके उन सभी सोल्जर्स से लड़ने लगती है। इसके बाद एम्परर गॉड को रिपोर्ट मिलती है कि वो विच को पकड़ने में नाकामयाब हुए। इस फेलियर के लिए वो उस मैसेंजर को पीटने लगते हैं और गॉड आदेश देता है चाहे कुछ भी हो जाए क्लोई को पकड़कर मेरे सामने पेश करो। दूसरी तरफ क्लोई ने जो भी सोल्जर्स आए थे उनको हरा दिया है और एडोनिस से चलने को कहती है पर एडोनिस गुस्से में था क्योंकि वो उसे कभी लड़ने नहीं देती और वो कहता है कि वो उसे संभाल सकता था और साबित करने के लिए एक बड़ी सी तलवार को समन करता है। तुम अभी भी असली लड़ाई के लिए रेडी नहीं हो। तुम मुझे इसलिए नहीं लड़ने देना चाहती ना क्योंकि मैं एक ह्यूमन हूँ और अपनी ही लोगों को ना मारूं, पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उन सब से नफरत करता हूँ और मैं बस तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। ये सब सुनकर क्लोई उसे गले लगा लेती है। वहीं पास में ही जो सोल्जर जमा हुआ था उसकी मशीन ये सारी चीजें रेडिया एम्पायर में ट्रांसमिट कर रहा था। तभी उनके ऊपर एक अजीब सी ग्रीन लाइट आ जाती है। ये तो फिजिकल टेलीपोर्टेशन है, इसे विचेस भी यूज नहीं कर सकती। जिसके बाद वो उस चीज से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। दूसरी तरफ एम्पायर में एम्परर भाषण दे रहा था। हम पहले विचेस पर निर्भर किया करते थे पर अब हमारी टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि हमें उनकी कोई जरूरत नहीं है। अब विचेस को खत्म करने का समय आ चुका है और हम इस दुनिया पर राज करेंगे। ये सुनकर वो पूरी जनता खुशी के मारे चिल्लाने लगती है। तभी वो टेलीपोर्टेशन वाली लाइट वहीं पर गिरती है और हम देखते हैं कि वहां पर एडोनिस और क्लोई आ गए हैं। एडोनिस जल्दी से हमला करने की तैयारी करता है ताकि क्लोई को भागने का मौका मिल सके पर वहां पर खड़े सोल्जर्स उसे जल्दी से पकड़ लेते हैं। अगर तुमने एडोनिस को फ्री नहीं किया तो मैं यहाँ मौजूद सबको मार दूंगी। लेकिन इतनी पावर देखने के बाद भी एम्परर जरा भी नहीं डरा था। क्लोई अपने मैजिक को कास्ट कर रही थी पर तभी वो अचानक से फेल हो जाता है जिसकी वजह ग्राउंड के नीचे एक रेड कलर का डिवाइस है। ये देखकर नीचे खड़ी सारी जनता उस मजाक उड़ाने लगती है। वहीं एडोनिस भी अपनी पावर्स को यूज करने की कोशिश करता है पर वो भी ऐसा नहीं कर पाता। दुनिया में विचेस का समय खत्म हो चुका है। जिसके बाद वो उसकी शर्ट को फाड़कर उसे चाटा मारता है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है। उन सब से आजाद होकर एडोनिस उसकी मदद करने जाने लगता है पर वो गार्ड्स फिर से उसे पकड़ लेते हैं। जिसके बाद एम्परर ऑर्डर देता है कि वो लोग एडोनिस को मार दे। लेकिन तभी क्लोई एम्परर से दया की भीख मांगने लगती है और कहती है कि उसने एडोनिस को किडनैप किया था और अपने स्लीव की तरह बड़ा किया। आप उसके बदले में मेरी जिंदगी ले लीजिए। उसकी बातें सुनकर एडोनिस हैरान हो जाता है और फिर से अपने मैजिक को यूज करने की कोशिश करता है पर इस बार भी वो फेल हो जाता है। इसके बाद एम्परर क्लोई को मारने जाता है और क्लोई एडोनिस का हर चीज के लिए शुदा करती है और अपने पास्ट को याद करके कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है। एम्परर उसे शूट कर देता है जिसके बाद वहां मौजूद सभी सोल्जर्स उसके मरे हुए शरीर पर ही फायर करने लगते हैं। ये सब देखकर एडोनिस शॉक में था। जिसके बाद वो देखता है कि एम्परर क्लोई का कटा हुआ सर वहां मौजूद सभी लोगों को दिखा रहा था। एडोनिस दुख और गुस्से से भर जाता है और कसम खाता है कि वो एम्परर के साथ साथ वहां मौजूद सभी लोगों को खत्म कर देगा। इसके 10 साल बाद रेडिया की एक जेल के अंदर 2 औरतें ब्रेड के टुकड़े के लिए लड़ रही थी। तभी डॉर्का कहती है कि वो अपने ब्रेड उनके साथ शेयर कर सकती है। वो दोनों लिचर्ड औरतें उसका पूरा ब्रेड ही ले लेती हैं और उसकी फ्रेंड एना उसे पूछती है क्या तुम बिना खाने के ठीक रहोगी? डॉर्का उसे दिखाती है कि वो अभी भी एनर्जी से भरी हुई है और उसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है।
ऐसी सिचुएशन में भी तुम लोगों की मदद करने का कैसे सोच सकती हो? सारे विचेस मारी गई हैं और टेक्नोलॉजी आगे ही बढ़ती जा रही है, लेकिन अभी भी युद्ध चलते रहते हैं। हमें पता चलता है कि वो दोनों प्रिजनर्स ऑफ वॉर है, लेकिन डोरोका अपने पपेट शो की मदद से एना को खुश करने की कोशिश करती है। तभी वहां पर गार्ड्स आ जाते हैं और प्रिजनर नंबर 218 को बुलाते हैं। ये सुनकर वो दोनों डर जाती हैं, क्योंकि जिन्हें भी वो लोग बुलाते हैं वो दोबारा कभी वापस नहीं आते। वो लोग एना को बुला रहे थे, पर वो उसके नंबर को अपनी शर्ट में लगाती है और उसके बदले खुद चली जाती है। ये देखकर एना रोने लगती है, क्योंकि डरोका ने उसके लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया था। वो लोग डरोका को लेकर वार्डन के पास जाते हैं, जो उसे बताता है कि प्रिजनर्स को स्लेव्स की तरह बेचा जा रहा है। वो उसके साथ सेल्फी लेता है, पर तभी डोरेका उसकी उंगली पर जोर से काटती है और उसके फोन को लेकर वहां से भागने लगती है। वो उस मोबाइल के जरिए वहां के सभी सेल्स को खोलने लगती है। इसकी वजह से सभी लोग आजाद हो जाते हैं और वहां पर इतने गार्ड्स नहीं थे कि वो उन्हें कंट्रोल कर पाते। वहीं डरोका भागते भागते एक सेल के अंदर जाती है। उसे वहां देखकर सभी गार्ड्स घबरा जाते हैं, क्योंकि उस सेल के अंदर वो लड़का है जिसे 10 साल पहले पकड़ा गया था और वो सबसे ताकतवर विच का अप्रेंटिस है। गार्ड्स उसे पकड़कर नीचे धक्का दे देते हैं और दोबारा से उसे लॉक करने की कोशिश करते हैं, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी। वो चीज जब खुलती है, अंदर हम एक बंदे को देखते हैं जिसके पूरे शरीर पर पट्टियां लगी हुई थी। वो उन जंजीरों को तोड़ देता है और बहुत ज्यादा गुस्से में था। उसे देखकर गार्ड्स की फटी पड़ी थी और एडोनिस बड़ी ही जल्दी एक गार्ड को मार गिराता है। दूसरा गार्ड उसे शूट करने की कोशिश करता है, पर एडोनिस उसके गन को पकड़कर मोड़कर उसको ही शूट कर देता है। डरोका डर जाती है, क्योंकि एडोनिस उसके पास जाकर उसे शूट कर देता है, पर उसकी जगह एडोनिस ने उसकी हथकड़ी को तोड़ा था। चारों तरफ भगदड़ मची हुई थी और गार्ड्स फिर से सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो में डायरेक्टर यमाटो को इसकी रिपोर्ट मिलती है। वो अपने एग्जीक्यूटिव को सबको संभालने का ऑर्डर देता है, जिसके लिए वो खुशी खुशी मान भी जाता है। लेकिन यमाटो के सिस्टर यूकी ये डिसीजन पसंद नहीं आता, क्योंकि हाउ हर चीज को मजाक में लेता है। फिक्र मत करो, कोई तो वजह होगी कि वो एक एग्जीक्यूटिव है। दूसरी तरफ वार्डन की फटी पड़ी है, क्योंकि एडोनिस के सेल को ओपन करने की परमिशन उसके फोन में भी नहीं थी। तो भला डोरोका ने उसे ओपन कैसे किया? और उसके ऊपर से एडोनिस का मैजिक पेन भी मिसिंग है। दूसरी तरफ एडोनिस 10 साल में पहली बार अपने मैजिक को यूज करता है। वो एक बुलेट को फायर करता है और अपने मैजिक से उसका साइज बड़ा कर देता है, जो कि सीधा एक बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है। इस कंट्री के खत्म होने का समय आ चुका है। दूसरी तरफ हाउ वहां मौजूद सभी कैदियों को मार रहा था। तभी उसे उस अटैक की खबर मिलती है, लेकिन वहां पर जाने से पहले वो उस वार्डन को भी मार देता है। डरोका भी बाहर आ जाती है, पर जब वो देखती है कि एडोनिस कैसी तबाही मचा रहा है, उसे पछतावा होने लगता है। एडोनिस वहां से जा रहा था और याद करता है कि कैसे उसकी मास्टर कभी नहीं चाहती कि वो बदले के रास्ते पर चले, पर उसका गुस्सा कम ही नहीं हो रहा। वो एक जॉइंट रोबोट को समन करता है, जो कि अपने आसपास की सभी चीजों को डिस्ट्रॉय करने लगता है। एक ऑफिसर को इस अटैक की रिपोर्ट मिलती है, पर उसे लगता है कि ये कोई प्रैंक है। तभी अचानक से उनकी बिल्डिंग के अंदर एक कार घुस जाती है और अंदर बैठे ड्राइवर की फटी पड़ी थी। ऑफिसर को लगता है कि वो कोई पागल है, पर जब उसकी नजरें बाहर जाती है, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। यूकी और युमाटो इस चीज को दूर से देख रहे थे और उन्हें यकीन हो जाता है कि ये सब कुछ एडोनिस कर रहा है। युमाटो कहता है कि उन्हें अपने मैजिक सेपरेशन डिवाइस का यूज करना चाहिए, पर वो 10 साल से अब तक यूज में नहीं आया था, तो वो श्योर नहीं है कि वो काम करेगा या फिर नहीं। पूरी सिटी में इमरजेंसी लागू कर दी जाती है और उस जॉइंट रोबोट को मारने के लिए वहां पर टैंक्स को लाया जाता है। वो उस जॉइंट रोबोट के ऊपर फायर करते हैं, पर उनका निशाना मिस हो जाता है और एडोनिस उससे लड़ने के लिए बिल्डिंग को तोड़ने लगता है और जो उसके टुकड़े होते हैं वो उन टैंक्स के ऊपर फेंकता है। अगर कोई ह्यूमन मैजिक को यूज करना चाहता है तो उसे अच्छी तरह से उसे समझना होगा और ऑर्गेनाइज। जब मैं उस जगह के अंदर बंद था, मैंने कभी भी प्रैक्टिस नहीं छोड़ी। इसके बाद एडोनिस अपने मैजिक से 2 बड़ी सी गन्स को समन करता है। तुम लोगों ने मेरे मास्टर को मारा था ना, तुम्हें भी जीने का कोई हक नहीं है। इसके बाद वो आसपास के सभी इंसानों पर फायर करना शुरू कर देता है। वो उससे बचकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी गोलियों से कोई भी नहीं बच पाता। एडोनिस पागलों जैसा हंसने लगता है और कहता है कि ये सब कुछ कितना सुंदर है, लेकिन अपना बदला लेते हुए भी उसे अच्छा नहीं लग रहा था। दूसरी तरफ आओ एडोनिस को उस रोबोट के हाथ में देखता है और ये मांटू अपने जेट्स को ऑर्डर देता है कि वो उस पर हमला करें। वो मिसाइल्स को रोबोट के ऊपर गिराने लगते हैं, पर इसकी वजह से आसपास के लोग भी उस हमले की चपेट में आने लगते हैं। एक बड़ी सी बिल्डिंग एक बच्चे के ऊपर गिरने वाली थी, पर एन वक्त पर वहां डोरोका आकर उसे बचा लेती है। उसे इन सारी चीजों के लिए बुरा लग रहा था और वो प्रॉमिस करती है कि वो सब कुछ ठीक कर देगी। दूसरी तरफ पैलेस में एम्परर की तबीयत खराब है और उसे कोई ऐसी बीमारी है जिसका इलाज ही नहीं। क्या ये भगवान का कोई श्राप है? लेकिन अभी भी उन विचेस को मारने के लिए उसे जरा भी पछतावा नहीं था, क्योंकि उसके हिसाब से ह्यूमैनिटी के लिए ऐसा करना बहुत जरूरी था। दूसरी तरफ एडोनिस से हेलीकॉप्टर को नीचे गिरा देता है और जो नीचे खड़े सोल्जर्स थे वो उन्हें भी बड़ी आसानी से ही पीट रहा था। उसका मैजिक उनके लिए बहुत ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद वो एक सोल्जर को अपने हाथ में उठा लेता है। तुम्हें भी उन विचेस के साथ मार देना चाहिए था, तुमने सही कहा। इसके बाद वो उसे मारने वाला था, पर तभी वहां पर डोरोका आ जाती है। तुमने पहले ही इतने सारे लोगों को मार दिया है, क्या वो काफी नहीं था?
लेकिन अडोनिस उसके बात का कोई जवाब नहीं देता और उस सोल्जर की गर्दन को मसल देता है। वो तो बस इस देश के सभी लोगों को मार देना चाहता है। डोरोका कहती है कि अगर यहाँ पर क्लोई होती तो उसे मना करती। तो मेरे मास्टर के बारे में जानती ही क्या हो, उनका नाम लेकर मुझे गुमराह करने की कोशिश भी मत करो। दुनिया की सबसे महान विच ने अपने प्यारे अप्रेंटिस का नाम अडोनिस रखा था। ये सारी विचेस जानती है। अडोनिस को यकीन नहीं होता कि विचेस अभी भी जिंदा है। तुमने मेरे मास्टर को क्यों नहीं बचाया था? डोरोका उससे माफी मांगती है और कहती है कि वो क्लोई को फिर से जिंदा कर सकते हैं। अडोनिस को उसकी बात पर यकीन नहीं होता, पर डोरोका कहती है कि वो इस कंट्री में सिर्फ इसलिए आई थी ताकि वो अडोनिस को ढूंढ सके और उसकी मेमोरीज की मदद से क्लोई को फिर से जिंदा कर सके। लेकिन अडोनिस उससे मारने के लिए तैयार था, पर जब वो उसका चेहरा देखता है वो रुक जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल उसके मास्टर जैसी दिख रही थी, जिसकी वजह से वो रोने लगता है। डोरोका अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाती है और कहती है कि अब वो अकेला नहीं है, लेकिन तभी उसे कोई शूट कर देता है और हम देखते हैं कि वो हाव है, जो कि निशाना मिस होने की वजह से दुखी है। इसके बाद हम डोरोका का पास्ट देखते हैं, जब ह्यूमंस ने उसके विलेज पर हमला कर दिया था और वो सभी एक एक करके विचेस को मार रहे हैं। एक विच उसे बताती है कि ह्यूमंस बिना किसी वार्निंग के हमला करते हैं। डोरोका उससे पूछती है कि ऐसा क्यों? विचेस ने तो कभी कुछ गलत किया ही नहीं। हम उनसे नहीं लड़ सकते क्योंकि एक डिवाइस हमारे मैजिक को ब्लॉक कर रहा है। मिया डोरोका से कहती है कि वो उनके लीडर के पास जाएं और उन्हें ये सारी चीजें बता दें। डोरोका मिया को भी अपने साथ चलने को कहती है, लेकिन वो पहले ही मरने की कगार पर है। जिसके बाद डोरोका वहां से भागने लगती है और सारे सोल्जर्स मिया को घेर कर उसके ऊपर फायर करने लगते हैं। वहीं प्रेजेंट पे अडोनिस डोरोका के पास जाता है। फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं क्लोई को वापस जिंदा कैसे कर सकता हूँ? डोरोका उसे कुछ बताने लगती है, लेकिन तभी सोल्जर्स उनके ऊपर शूट करने लगते हैं, जिनसे अडोनिस तो बच जाता है, पर उन गोलियों की वजह से वो मर जाती है। और अब वो चारों तरफ से सोल्जर से घिरा हुआ था। वो अपने मैजिक की मदद से उन सभी की बुलेट्स को हवा में ही रोक देता है, जिन्हें वो वापस घुमाकर उन्हीं के ऊपर शूट करता है। इसके बाद हाव दूर से ही अडोनिस के ऊपर निशाना लगाता है, पर वो उसके बुलेट को भी रोक देता है और मैजिक से उसके साइज को बड़ा करके हाव की तरफ भेजता है, जिसकी वजह से उसका आधा शरीर कट के अलग हो जाता है। दूसरी तरफ यूकी मैजिक सप्रेशन डिवाइस के पास जाती है। एक बार मैं इसमें एक्टिवेट कर दूं, फिर अडोनिस तो खा ही जाएगा। लेकिन साइंटिस्ट उसे कहते हैं कि वो इस डिवाइस का यूज नहीं कर सकते। यूकी उससे पूछती है कि भला ऐसा क्यों है? केटू उसके फोन को लेकर यामाटो को कॉल लगाती है और उसे बताती है कि ये मशीन कुछ पार्टिकल्स को रिलीज करती है, जिससे एक जानलेवा बीमारी होती है। इसी वजह से जो सोल्जर्स विचेस को हंट कर रहे थे, उनकी मौत इतने भयानक तरीके से हुई थी और इसका नेचर पे भी बहुत बुरा असर होता है। जब से विचेस की मौत हुई है, नेचुरल एनवायरनमेंट बहुत बदल गया है और अगर हमने इसे यूज किया तो यहाँ पर विचेस नहीं है जो ओजोन लेयर और नेचर को ठीक कर सकती है। एम्परर भी इस डिवाइस के पास हुआ करते थे और उन्हें भी इसी की वजह से बीमारी हुई है। दूसरी तरफ यामाटो अडोनिस की मचाई हुई तबाही को देख रहा था। वो यूकी को यहाँ से जाने को कहती है, लेकिन लौटती हुई इस डिवाइस की तरफ जाने लगती है। यूकी को लगता है कि इसके बिना वो अडोनिस को नहीं रोक पाएंगे। वो सब उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन इससे पहले कि वो उस तक पहुंचे, वो डिवाइस को एक्टिवेट कर देती है। इसकी वजह से अडोनिस का मैजिक काम करना बंद कर देता है। यामाटो समझ जाता है कि ये जरूर यूकी का काम है। दूसरी तरफ लैब में यूकी और थिएटो की रेडिएशन की वजह से बुरी हालत। यामाटो को यूकी की फिक्र होने लगती है, पर थिएटो कहती है कि अभी उसे अडोनिस पर फोकस करना चाहिए। एम्परर को कोई भी नहीं हरा सकता और वो एक इंसान से कभी नहीं हार सकते। वो अपने सोल्जर्स को अडोनिस पर अटैक करने का ऑर्डर देता है और सभी सोल्जर्स अपनी गन से उसके ऊपर निशाना लगाते हैं। अडोनिस अपने पेन को लेने की कोशिश कर रहा था, तभी एक सोल्जर उसके पास जाती है और एक बिल्डिंग के नीचे गिरने की वजह से उनके सामने का व्यू ब्लॉक हो जाता है। वो सोल्जर उसकी गर्दन को काट देती है और अडोनिस खुश था कि वो फाइनली क्लोई से ही मिल पाएगा। वो अडोनिस का कटा हुआ सर उन सोल्जर्स को दिखाती है, जो देखकर वो खुश हो जाते हैं। लेकिन यामाटो कहता है कि अभी सेलिब्रेट करने का समय नहीं है, उन्हें उसकी बॉडी को कलेक्ट करना होगा और सभी घायलों को रेस्क्यू भी। उसके ऑफिसर्स उसे बताते हैं कि जिस लड़की ने उसे मारा है वो नई रिक्रूट है और वो उन्हें ऑर्डर देता है कि वो यूकी को ढूंढने पर फोकस करें। थिएटो और यूकी को हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है और दूसरी तरफ एम्परर फिर से अपना भाषण दे रहा था। वो इतनी मची हुई तबाही के पीछे अडोनिस को ब्लेम करता है और कहता है कि वो नहीं जानते कि वो मैजिक का यूज कैसे कर पा रहा था, क्योंकि वो था तो एक ह्यूमन ही और उसे पछतावा है कि उन्होंने उसे पहले नहीं मारा। आप लोग फिक्र मत कीजिए, हमारा एम्पायर सबसे महान है, हमारी ताकत का कोई मुकाबला नहीं है। एक स्टूडेंट को देखते हैं जो कि अपने क्लासरूम में बैठी हुई एम्परर की स्पीच को देख रही थी। तभी उनका टीचर कहता है कि कुछ स्टूडेंट्स मारे गए हैं, पर वो अपनी क्लास को जारी रखेंगे। एक लड़की एरी के पास आती है और कहती है कि वो जानती है उस दिन क्या हुआ था। तो तुम क्या चाहती हो? मेरी जगह कोई और भी होता तो वही करता। एरी अपने बीएफ के लिए वहां पर श्रद्धांजलि देने जाती है। वो गवर्नमेंट पर गुस्सा थी जिसने सब होने दिया और अपने बीएफ से माफी मांगती है, क्योंकि उस मची तबाही के दौरान वो उसे छोड़कर भाग गई थी।
वहीं एरी जो एडोनिस की फोटो को देख रही थी उसके दिल में गुलाब से खिलने लगते हैं, लेकिन तभी वो रियलाइज करती है कि डेप्यूटी डायरेक्टर गॉर्जियस उसे देख रहा है। वो गवर्नमेंट के लिए काम करता है, पर वो उसे यकीन दिलाता है कि वो उसे रिपोर्ट नहीं करेगा। जब एरी वहां से चली जाती है वो अपने सबऑर्डिनेट को कॉल करता है और उससे कहता है कि एरी को ट्रीसन के लिए गिरफ्तार कर लेना चाहिए। तब एक सोल्जर उसके पास आता है और कहता है कि डिजास्टर एरिया में सारी चेकिंग का काम हो गया है। वो वहां से जाने वाले थे, तभी चार्मी उन्हें बताती है कि एनालिसिस के बाद उन्हें पता चला है कि अडोनिस की बॉडी नकली है, यानी अडोनिस अभी भी कहीं पर जिंदा है। अडोनिस बहुत ज्यादा दर्द में है और कुछ लड़कियों ने उसे पकड़ कर रखा है। उन्हें लगता है कि एक ह्यूमन के लिए ट्रांसफर बहुत ज्यादा इंटेंस था। तभी वहां पर फिलिया आती है और अपने कामिंग मैजिक से उसके दिमाग को शांत करती है। इसके बाद अडोनिस सब कुछ याद करता है और खड़े होने पर देखता है कि उसकी ही डेड बॉडी उसके सामने पड़ी थी और उस लड़की ने रेप्लिकेशन स्पेल से उसकी बॉडी का क्लोन बनाया था। वो उसे बताती है कि उसका नाम एना है और वो डरोका के साथ यहाँ पर आई थी और उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज अडोनिस को यहाँ से जिंदा बाहर निकालना है। जिसके बाद अडोनिस का पूरा शरीर पट्टियों में बंध जाता है और वहां से उड़कर कहीं जाने लगता है। अडोनिस जब ये सब चीजों को याद करता है वो इमोशनल हो जाता है, पर जैसे ही वो चलने लगता है वो चल नहीं पाता। तभी फिलिया आकर उसे गले लगाती है। तुम्हारा शुक्रिया, इंसान होने के बाद भी तुम हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हो। लेकिन अडोनिस को अभी भी उन पर नहीं था। मैं कहाँ पर हूँ और तुम लोग कौन हो? हम विचेस हैं और तुम किंगडम ऑफ विचेस में हो। अडोनिस अभी भी चल नहीं पा रहा था, तो एक विच उसे व्हीलचेयर पर बिठाकर महल में घुमाने लगती है और रास्ते में जो भी उसे विच दिखती थी वो उसका शुक्रिया अदा करती थी, क्योंकि एक ह्यूमन होने के बावजूद भी वो उनके लिए लड़ रहा था। अगर तुम नहीं होते तो हम क्लोई को कभी रिवाइव नहीं कर पाते। वो देखता है कि उस जगह पर विचेस बड़े ही आराम से अपनी जिंदगी जी रही हैं। वो लोग उसे उनकी रानी फिलिया के पास लेकर जाते हैं और अडोनिस उससे पूछता है कि वो क्लोई को कैसे जानते थे। इस देश में ऐसी कोई विच नहीं है जो कि उसे नहीं जानती है। क्लोई सबसे ताकतवर और काइंड विच थी, पर उसे इस नेशन से बाहर निकाल दिया गया या आपने उसे निकाल दिया क्योंकि उसने एक ह्यूमन को अपना अप्रेंटिस चुना था। इसके बाद फिलिया उसे अपना मैजिक पेन वापस करती है। क्या आप सच में क्लोई को वापस जिंदा कर सकते हैं? विचेस कभी भी झूठ नहीं बोलती। ये सुन के अडोनिस खुश हो जाता है। इसके बाद अडोनिस को पता लगता है कि विचेस अर्थ से बाहर रहती हैं, चांद के ऊपर। फिलिया ने वहां पर ऐसा एक देश बनाया है जिसे ना ही कोई देख सकता है ना ही वहां पर कोई आ सकता है। इसके बाद वो उसे मीथो नाम का पेड़ दिखाती है और बताती है कि विचेस को जिंदगी यही पेड़ देता है और दुनिया का आखिरी पेड़ है। बाकी के सभी पेड़ इंसानों ने विचेस के साथ जला दिए और अब सिर्फ यही एक पेड़ है जो कि विचेस को जन्म दे सकती है। अगर हमने तुम्हें और क्लोई की याददाश्त को उस फ्रूट के अंदर बंद कर दिया तो शायद हम फिर से उसे जिंदा कर सकते हैं। फिलिया उससे बताती है कि उसका पेन उसकी इमेजिनेशन पर डिपेंड करता है, जो कि बहुत पावरफुल है। वो उसकी मेमोरीज को उस फ्रूट के अंदर सील कर सकता है और इसकी वजह से वो फिलिया को जिंदा कर पाएंगे। जब तुम तैयार हो जाओ मुझे बता देना। इसके बाद वहां पर एना आती है जो कि काफी गुस्से में थी क्योंकि अडोनिस को बचाने के चक्कर में उन्होंने डोरका को खो दिया है। लेकिन अडोनिस कहता है कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वहां से जाने लगता है। पता नहीं तुम इंसानों के लिए हम अपनी जिंदगी खतरे में क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि तुम लोग क्लोई को अपने फायदे के लिए यूज करना चाहते हो। ये सब सुनकर एना हैरान हो जाती है और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां डोरका उसे बता रही थी कि विचेस अपने फायदे के लिए क्लोई का यूज करना चाहते हैं, तो उसके रिवाइव होते ही जल्दी से जल्दी उसे वहां से चले जाना चाहिए। ह्यूमंस इस जगह पर नहीं रह सकते, ये बिल्कुल उनके लिए जेल के जैसा है। तुम ह्यूमंस को टेलीपोर्ट करके यहाँ स्लेव्स की तरह रखोगे और कुछ ह्यूमंस को ट्रेन करोगे, जिसके बाद ह्यूमंस ही ह्यूमंस से लड़ेंगे और तुम क्लोई को सिर्फ इसलिए वापस लाना चाहती हो क्योंकि वही इस पेन को बना सकती है। ये सब सुनकर एना रोने लगती है और कहती है कि उसे यहाँ से नहीं जाना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए, नहीं तो इतनी सारी विचेस और डोरका का मरना सब कुछ बेकार चला जाएगा। मैं यहाँ पर आया हूँ तो क्लोई को तो जरूर जिंदा करूंगा, पर अगर वो तुम्हारे खिलाफ गए तो तुम सब लोग मेरे दुश्मन बन जाओगे। इसके बाद हम मीटो का पेड़ देखते हैं जहां फिलिया और काफी सारे विचेस इस रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए तैयार थे। वो अपनी पावर्स को कास्ट करके वहां पर एक मैजिक सर्कल बनाते हैं। इसके बाद अडोनिस आगे जाता है और उसके पास जितनी भी क्लोई की यादें थी वो एक फ्रूट के अंदर डालने लगता है। वो याद करता है कि जब वो क्लोई के साथ था वो कितना खुश था और एक दिन उसने गलती से उसे नहाते हुए देख लिया और उसने देखा कि उसके पूरे शरीर पर चोट के निशान थे। अडोनिस को एक अप्रेंटिस के रूप में लेने की वजह से वो बहुत ज्यादा तकलीफ में थी क्योंकि ह्यूमंस तो उसे मारना ही चाहते थे पर विचेस भी उसके खिलाफ थी। तभी क्लोई रोने लगती है और कहती है कि वही एक वजह है जिसकी वजह से वो अभी भी जिंदा है, वरना उसने कब की अपनी जिंदगी को खत्म कर दिया होता। जब वो उसके अंदर सारी मेमोरीज को डाल देता है हम देखते हैं कि उसने क्लोई को नहीं डोरका को रिजेक्ट किया था। माफ कर दो क्लोई, मैं तुम्हें इस घटिया दुनिया में जिंदा नहीं करना चाहता हूँ। मैं फिर से विचेस और ह्यूमंस की वजह से तुम्हें सफर करता हुआ नहीं देखना चाहता। जिसके बाद वो क्लोई को याद करता हुआ अपने ऊपर मेमोरी रिप्लेस स्पेल का यूज करता है।
डोरका को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वहीं डोरका को भी समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, क्योंकि उसे पक्का याद था कि वो मर गई थी। लेकिन जैसे ही वो रियलाइज करती है कि वो बिना कपड़ों के है, वो शर्माने लगती है। अडोनिस उसके पास जाकर उसे कपड़े देता है। फिक्र मत करो, तुमने रेडिया एम्पायर में मुझे बचाया था, तो मैं बस उस फेवर को लौटा रहा हूँ। वहीं सारी बिचेस उसके ऊपर भड़कने लगती हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी पावर्स उससे दी थी ताकि वो क्लोई को जिंदा कर सके। फीलिया गुस्से में स्माइल करते हुए उससे पूछती है कि जब उन्होंने उसके लिए इतना सब कुछ किया, वो उन्हें धोखा कैसे दे सकता है। और सारी विचेस कहती हैं कि वो कभी क्लोई से प्यार करता ही नहीं था, आखिर है तो वो एक ह्यूमन ही। तभी फीलिया डोरका से पूछती है कि उसने अडोनिस को क्या बताया था। तुम लोग अपनी बकवास बंद करो, ये मेरा डिसीजन था। उसके बोलने के तरीके की वजह से फीलिया को गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर अटैक करने वाली थी। लेकिन तभी अचानक से उसके चारों तरफ अजीब तरह की लाइट्स आ जाती हैं। उन्हें देखकर वो घबरा जाती है और उससे पूछती है कि उसने क्या किया। कुछ भी नहीं, मैं बस एक लॉन्ग टर्म प्रिजनर हूँ। वो अपने शरीर से एक चिप निकालता है और उसकी वजह से वहां एक धमाका होता है और उस पेड़ में आग लग जाती है। यानी अब दुनिया में नई विचेस जन्म नहीं ले पाएंगी। इंसानों को मैं अकेला ही हंट करूंगा। वहीं जिसने उस पेड़ को उड़ाया था वो यमाटो था, जो कि उसकी ट्रैकिंग डिवाइस की वजह से यहाँ पहुंचा है। इसके बाद टेलीपोर्ट होकर वहां पर काफी सारे सोल्जर्स भी पहुंच जाते हैं। बहुत हो गया डोनस, तुम और इन विचेस की कब्र मैं यहीं पर खोद दूंगा। तुम भूल रहे हो क्या, मैंने ही तुम्हें यहाँ पर इन्वाइट किया है। एक विच अपने वाटर मैजिक का यूज करके उस पेड़ की आग को बुझाने लगती है और तभी उसका सर कट जाता है। और फीलिया सभी विचेस को ऑर्डर देती है कि वो ह्यूमन से लड़ने की तैयारियां करें। वो सारी विचेस अपने बैटल वाले कपड़े पहन लेती हैं। दूसरी तरफ यमाटो अडोनिस के ऊपर हमला करता है, पर वो मैजिक से उसकी गन को ले लेता है और उसके ऊपर लगातार फायर करता रहता है। इसकी वजह से उसका सूट बुरी तरह से डैमेज हो जाता है। तभी पीछे से डोरका उसके कपड़े को पकड़कर उसे और शूट करने से रोकती है। इसके बाद एक विच अपने स्पेल से काफी सारे सोल्जर्स को क्रिस्टल्स में कैद कर लेती है और एक और विच अपने सर पर लगे स्नेक्स की मदद से वहां मौजूद सोल्जर्स को मारने लगती है। दूसरी तरफ फीलिया भी बहुत सारे सोल्जर्स को हवा में उड़ाने लगती है। वो वहीं से उसके ऊपर फायर करते हैं, पर एक भी बुलेट उस तक नहीं पहुंच पाती। वो उन सबको एक बॉल में बदलकर उन्हें एक झटके में मसल देती है। फीलिया को लग रहा था कि वो आसानी से जीत जाएंगे, पर तभी वहां पर एक और स्क्वाड आ जाती है जिन्होंने काफी सारे विचेस को मार दिया था। और वो समझ जाती हैं कि ह्यूमंस यहाँ पर आते रहेंगे जब तक कि वो सारे विचेस को मार नहीं देते। दूसरी तरफ अर्थ पर ह्यूमंस उस लाइव फीड को देख रहे थे। विचेस अभी तक जिंदा कैसे हैं? इन्हें तो 10 साल पहले ही मर जाना चाहिए था। थीटा उन्हें बताती है कि वॉर के दौरान जिन कैप्सूल की मदद से वो विचेस की डेड बॉडीज को स्पेस में भेज रहे थे, शायद उन्हीं से वो विचेस मून पर पहुंच गई। यानी इतने बड़े बजट के बाद भी तुम इसके बारे में पता नहीं लगा पाई। नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर उससे कहता है कि वो शांत हो जाए, पहले इस प्रॉब्लम को तो सॉल्व करे। फ्लैशबैक में हम यमाटो को देखते हैं, जहां वो देखता है कि यूकी की हालत बहुत ज्यादा बुरी है। वो हमेशा मेरे साथ थी। जब मैं डायरेक्टर बना तब भी उससे पेपर वर्क बिल्कुल पसंद नहीं था, पर फिर भी वो मेरे लिए वाइस डायरेक्टर बनी। अडोनिस ने जो किया है उसकी सजा अपने हाथों से दूंगा। दूसरी तरफ प्रेजेंट में वो अपने बैटल सूट को 500% पर सेट करता है और अब वो भले ही घायल था, पर उसकी ताकत कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी। वो उसे एक पंच मारकर उड़ता हुआ दूर भेजता है। डोरका उसके पास आती है। तुम्हारी आंखें मुझ पर नहीं, यमाटो पर होनी चाहिए। विचेस का साथ देने की तुम्हें सजा तो मिलकर रहेगी। और वो याद करता है कि जब ये सारी लड़ाई खत्म हो जाएगी वो अपने चैन से जिएगा। इसके बाद वो पावरफुल एंटी विच स्लैश से वहां पर हमला करता है। उस अटैक की वजह से कई सारी विचेस मरने लगती हैं। अडोनिस उस अटैक को डॉज कर लेता है, लेकिन फीलिया के साथ साथ बाकी सभी विचेस उस स्लैश की वजह से मारी जाती हैं। इससे डोरका भी डॉज नहीं कर पाती, पर एना ने आकर अपने रेप्लिकेशन मैजिक से उसे बचा लिया था। फिक्र मत करो एना, मैंने डुप्लीकेट मैजिक से तुम्हें बचा लिया। तुम्हारा क्या? एना बस उसे देखकर स्माइल कर रही थी और अगले ही पल उसका सर भी कट जाता है। इतनी सारी लाशों की वजह से वहां का पूरा एरिया खून से भर जाता है और डोरका बीच में बैठकर रोने लगती है। दूसरी तरफ अर्थ पर लाइव फीड बंद हो जाती है, तो अडोनिस उन सबको बताता है कि उसने सारी विचेस को मार दिया है और अडोनिस को मारकर वो जल्द ही वापस आएगा। अडोनिस अपने मैजिक का यूज करके एक आर्मर को पहन लेता है और उससे यमाटो के साथ लड़ने लगता है। इसके बाद वो अपने फिस्ट को एन्चैंट करता है, जिसकी मदद से वो यमाटो की तलवार को तोड़कर उसकी छाती पर हमला करता है। लेकिन यमाटो हार नहीं मानता। वो उसके हाथ को पकड़कर अपनी ब्लेड को फिर से रीजेनरेट करता है, जिससे वो फिर से अडोनिस के ऊपर हमला करता है। वहीं जो विचेस बची थी वो बहुत ज्यादा डरी हुई हैं। फीलिया उनसे कहती है कि वो हार ना माने, पर उनके पास उम्मीद के लिए कुछ नहीं बचा था, क्योंकि आखिरी मीटो 3 भी खत्म हो गई है और अब ना ही विचेस पैदा हो सकती हैं और ना ही उन्हें रिजरेक्ट किया जा सकता है। एक विच खड़ी होती है और सभी से कहती है कि उन्हें अडोनिस की मदद करनी चाहिए, पर तभी पीछे से उसे एक सोल्जर मार देता है और हम देखते हैं कि वहां पर और भी सोल्जर्स आए हैं।
यमाटो अपनी तलवार को जमीन में घुसाकर एक बड़ा साइक्लोन बनाता है। इसकी वजह से एडोनिस को पीछे जाना पड़ता है और यमाटो उसके पास पहुंचकर अपनी तलवार को उसकी छाती में घुसा देता है। लेकिन एडोनिस के पास एक प्लान था। वो अपने मैजिक से एक बड़ी सी तलवार को समन करता है जिससे एडोनिस का एक हाथ कट जाता है। यमाटो अपने सूट का यूज करके अपनी ब्लीडिंग को रोक लेता है। इसके बाद यमाटो उसके पास जाकर उसे मारने के लिए अपनी तलवार को उठाता है। तभी डोरका उसे रोकने के लिए चिल्लाती है। सभी सोल्जर्स ने अपनी गन्स उसके ऊपर तान रखी थी, पर वो उनके सामने से ही चलते हुए आगे बढ़ने लगती है। डोरका यमाटो के पास जाकर उसका नाम पूछती है, जो वो उसे बता भी देता है। मैंने इसे नाम क्यों बताया? ये देखकर एडोनिस हंसने लगता है। डोरका से कहता है कि वो उसे मार दे। यमाटो मुझसे कहता है कि वो उसे आजाद कर दे, लेकिन वो अपने कांपते हाथ को आगे बढ़ाती है और उसे कहती है कि वो प्रॉमिस करे कि अगर वो अपने हटा देगी तो वो अपने सोल्जर्स के साथ यहाँ से चला जाएगा और दोबारा वापस नहीं आएगा। तुम पागल हो गई हो क्या? तुम नहीं देख रही हो उसने कितने विचेस की जान ली है, यहाँ तक कि तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त की भी। तभी यमाटो उसका मजाक उड़ाते हुए उसे मारने लगता है। वो कहता है कि विचेस ईवल होती हैं, मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी वजह से मेरी बहन की यह हालत हुई है, पर तुमने भी तो कितने सारे लोगों की जान ली थी और आज भी। ये सुनकर यमाटो रुक जाता है। विचेस ने कभी भी ह्यूमंस का बुरा नहीं चाहा, पर उन्होंने ही बिना किसी वजह से उन्हें हंट करना शुरू कर दिया और सारी तबाही ह्यूमंस की इन्वेंशंस की वजह से हुई है, विचेस की वजह से नहीं। यमाटो अभी भी उसकी नहीं सुनना चाहता था, तो डोरका अपने मैजिक का उसके ऊपर यूज करती है। वो उसकी मेमोरीज को बदल देती है और उसे दिखाती है कि बचपन में सब उससे नफरत करते थे और सिर्फ वही थी जिसने उसका ध्यान रखा। जैसा तुम कहो मैं वैसा ही करूंगा। लेकिन एडोनिस अभी भी गुस्से से भरा हुआ था और वो इस मौके का फायदा उठाकर अपनी तलवार उसके सर के अंदर घुसा देता है। मुझे सिर्फ बदला चाहिए और किसी चीज से मुझे कोई मतलब नहीं है। तुम्हारा मैजिक बहुत पावरफुल है, तो चलो साथ में मिलकर सभी इंसानों को खत्म करते हैं। दूसरी तरफ एम्पायर में एक सोल्जर किंग को बताता है कि उनके सोल्जर्स मून पर विचेस से लड़ रहे हैं, लेकिन उसे फालतू की डिटेल से कोई मतलब नहीं था और वो पूछता है कि क्या सारी विचेस मारी जाएंगी। उनका कम्युनिकेशन टूट चुका था, तो वो पक्के तौर पर कुछ भी नहीं कह सकता था। पर एम्परर को शांत करने के लिए वो कहता है कि वो सब आज मारे जाएंगे। और जब उसे पता लगता है कि एडोनिस भी वहाँ है, तो वो और भी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि आज एडोनिस के साथ साथ सारी विचेस खत्मेंगी। इसके बाद वो अपनी वाइफ के पास जाता है। तुम खुश तो हो ना? जिसके बाद वो उसे गले लगाकर पागलों की तरह हंसने लगता है और कहता है कि जैसा कि उसकी वाइफ ने कहा था, उसने सारे विचेस को खत्म कर दिया है। उस मैसेंजर को लगने लगता है कि एम्परर पागल हो गया है। वो बिल्कुल ही अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था और हमें पता चलता है कि उसकी वाइफ एक विच है, जिसने अपने लव मैजिक का यूज करके उससे सारे विचेस को मरवा दिया है। पर अब क्योंकि उसका काम खत्म हो चुका था, वो उसे कहती है कि अब वो मर सकता है। एम्परर, जो कि अभी भी उसके स्पेल के अंडर था, वो छत के किनारे की तरफ चढ़ने लगता है। वो मैसेंजर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी वाइफ ने उसे मरने को कहा था, तो वो पीछे नहीं हटने वाला। इसके बाद एम्परर चीजों को गिनाने लगता है कि उसने अपनी वाइफ के लिए कितनी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया, रीडिया एम्पायर को एस्टैब्लिश किया और पता नहीं क्या क्या। क्वीन उससे कहती है कि वो गुलाटी मारकर कूद जाए, जिसके बाद एम्परर नीचे कूद जाता है और उसका शरीर एक नुकीली चीज के ऊपर गिरता है। मैसेंजर को पता लग जाता है कि वो एक विच है और वो उसके ऊपर हमला करने जाता है, पर वो उसके ऊपर भी अपना स्पेल कास्ट कर देती है। तुम्हें जाकर रिपोर्ट करनी है कि एम्परर फिसल गया और उसकी मौत हो गई। इसके बाद वो शिरासागी को बताती है, जो कि उसके पीछे ही था। एम्परर की मौत से तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल भी नहीं, वो तो कुछ ज्यादा ही जी रहा था। उस विच का नाम डोरोथिया है, जो कहती है कि उसका लव मैजिक आदमियों को कंट्रोल कर सकता है, पर वो औरतों पर काम नहीं करता, इसलिए विचेस उसके लिए खतरा थी। इसलिए एम्परर को कंट्रोल करके उसने 10 साल पहले सभी विचेस को मारना शुरू करवा दिया था और अब उसके सामने कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। पर उसका गोल दुनिया पर राज करना नहीं है, उसका गोल एक इंसान है। और हम फोटोज में एडोनिस जैसे ही एक इंसान को देखते हैं, जिसके बाल बस लाल कलर के थे और उसके पास भी एडोनिस जैसा ही एक पेन था। दूसरी तरफ मून पर एडोनिस का दिमाग खराब हो रखा था और वो हंसता हुआ वहाँ मौजूद सभी सोल्जर्स को मारने लगता है। डोरिका को ये सब अच्छा नहीं लगता और वो एडोनिस को रुकने को कहती है, पर वो नहीं रुकता और उन सबको मारता ही जाता है। डोरिका कहती है कि अगर वो नहीं रुका तो वो उसके ऊपर अपने स्पेल को कास्ट करेगी, पर अगले ही पल में एडोनिस उसके सामने आ जाता है। अगर तुम फिर से मरना चाहती हो तो करो स्पेल को कास्ट। उसे देखकर डोरिका डर जाती है और अपने स्पेल को कास्ट नहीं करती, जिसके बाद एडोनिस फिर से उन सबको मारने में लग जाता है और सभी सोल्जर्स को मारने के बाद वो यमाटो की डेड बॉडी के पास जाता है। वो यमाटो के सर को पकड़कर उसके चेहरे को उतार देता है और उसकी आवाज में एम्पायर को एक मैसेज भेजता है। वो उनसे कहता है कि उन्होंने सभी विचेस को हरा दिया है और वो उसे टेलीपोर्ट करे। लेकिन वहाँ थीटा को कुछ गड़बड़ लगती है और वो पहचान जाती है कि वो यमाटो नहीं है और एडोनिस उसके चेहरे को हटा देता है और डोरिका को पकड़ता है। क्योंकि उसका मैजिक काम का है तो वो उसे अपने साथ ले जाना चाहता है, पर डोरिका उसे चाटा मारती है और पूछती है कि क्या क्लोए को जब ये सब पता लगता वो खुश होती। लेकिन इससे पहले एडोनिस कुछ कहता, एम्पायर का टेलीपोर्टेशन डिवाइस एक्टिवेट हो जाता है। वहीं फिलिया समझ जाती है कि ये सब एडोनिस का प्लान था। वो विचेस के खात्मे की आड़ में अपना रूप बदलकर एम्पायर को इन्फिल्ट्रेट करना चाहता है। वहीं जब वो टेलीपोर्ट हो रहा था, एडोनिस हल्की सी आवाज में सभी विचेस से माफी मांगता है। वहीं दूसरी तरफ अर्थ पर टेलीपोर्टेशन सर्कल के सामने सभी गन्स के साथ तैयार थे।
टेलीपोर्टेशन कंप्लीट होते ही वो फायर करना शुरू कर देते हैं, पर वहाँ पर कुछ भी नहीं आता। उन्हें बताया जाता है कि टेलीपोर्टेशन की लोकेशन बदल दी गई है और एडोनिस का सिग्नल मिसिंग है। वहीं एक बड़े से रेगिस्तान में एडोनिस और डोरका है। वो डोरका को आसमान में सितारे दिखाता है और बताता है कि वो अर्थ पर वापस आ गए हैं। हम पहले रेडिया एम्पायर पर कब्जा करेंगे और हमारे हमले की शुरुआत छोटी सिटीज और विलेजेस से होंगी। इसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं जब वो लोग टेलीपोर्ट हो रहे थे। डोरका एडोनिस से कहती है कि वो विचेस की मदद करे, लेकिन एडोनिस अपने मैजिक का यूज करके टेलीपोर्टेशन की लोकेशन बदलने में बिजी था। वहीं एडोनिस अभी अपना हमला शुरू करने के लिए तैयार था, लेकिन डोरका कहती है कि वो बाकी के विचेस के पास वापस जाना चाहती है। तुम पागल हो गई हो क्या? वो सब पहले ही मर चुकी है। लेकिन डोरका कहती है कि वो पागल है जो अपने बदले की आग में अंधा हो चुका है। तो एडोनिस अपने मेमोरी मैजिक का यूज करके उसे दिखाता है कि उसने यमाटो को बदलने की कोशिश की थी, लेकिन उसने क्या किया। डोरका कहती है कि वो उससे मिलने के लिए बहुत खुश थी, क्योंकि वो एक ह्यूमन और क्लॉय का प्रैक्टिस था और उसे लगा था कि वो ह्यूमंस और विचेस के बीच में फिर से शांति कायम कर पाएगा। लेकिन अब वो समझ गई है कि वो गलत थी। अगर तुम ऐसे ही चलते रहे तो ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। आखिर तुम कितनी जाने लोगे? क्लोई की जान की कीमत इन सबसे कहीं ज्यादा थी। इन्हें तो मरना ही होगा। तभी डोरका उसके ऊपर कूद जाती है और कहती है कि अगर वो बदले के पीछे पड़ा रहा तो वो भी उन्हीं इंसानों जैसा बन जाएगा जिन्हें वो मारना चाहता है। पर एडोनिस कहता है कि अगर वो बदला लेना छोड़ देगा तो दुनिया में डिस्टेंस का निशान ही खत्म हो जाएगा। तभी डोरका देखती है कि उसका बहुत ज्यादा खून बह रहा था। उसी वक्त एक बाइकर्स का गैंग उन्हीं की तरफ आ रहा था। वाह, आधी रात में एक कपल, वो भी यहाँ पर रंगरेलियां मना रहा है। इसके बाद एडोनिस की आंखें खुलती हैं और वो याद करता है कि रात को डरोका कुछ बाइकर्स से उसके लिए मदद मांग रही थी। तभी उसके सामने पंच आता है और उसे दारू ऑफर करता है। एडोनिस उसे डरोका के बारे में पूछता है। उसे तो मेरे साथ ही लेकर गए हैं। ये सुनकर एडोनिस परेशान हो जाता है और जब वो बाहर जाता है उसे डरोका की चीखें सुनाई देने लगती हैं और वो सारे बाइकर्स मजे कर रहे थे। एडोनिस दौड़ता हुआ डरोका की मदद करने जाता है, पर वो वहाँ जाने पर देखता है कि वो बस बाइक चला रही है और सारे लौंडे बस उसे चीयर कर रहे हैं। तभी उसकी बाइक आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती है और वो नीचे गिर जाती है। इसके बाद वो एडोनिस के पास आकर उसे 2 पुतले देती है, लेकिन उन्हें वो सीधा नीचे गिरा देता है। मैं इसकी फिक्र कर रहा था। आज की रात पार्टी होने वाली है और क्योंकि हमने तुम्हारी जान बचाई है, तुम भी हमारी मदद करोगे। हमें पता लगता है कि ये सब लोग रेडिया से भागे हुए स्लेव्स हैं, जो कि एक टूटी हुई शिप में रहते हैं। रात को सभी लोग पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। वहीं वहाँ पर एक बुढ़े को कुछ ज्यादा ही जवानी चढ़ी हुई थी, तो डोरोका अपने मैजिक से उसको शांत करवा देती है। थोड़ी देर में ही वहाँ मौजूद सभी लोग बेहोश होने लगते हैं, क्योंकि एडोनिस ने अपने मैजिक से उन सबके ड्रिंक्स में स्लीप मैजिक मिला दिया था। जिसके बाद वो एक बंदे की जेब से उसकी गन निकालता है। ये देखकर डोरोका डर जाती है और पूछती है कि वो भला इन्हें क्यों मारेगा? इन्होंने तो हमारी मदद की थी। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं इन्हें मारने वाला हूँ? तुम यहीं पर रुक सकती हो। मैं अकेला ही ठीक हूँ। हम दोनों बहुत अलग हैं। हम दोनों ने ही लोगों को खोया है। पर तुम यहाँ पर हंसी मजाक कर रही थी। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। पर डोरिका कहती है कि वो बस अपनी असलियत छुपाने के लिए ऐसा कर रही थी। असल में वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। तुम कभी भी मेरे जैसे मत बनना। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह पंच उससे पूछता है कि बॉयफ्रेंड चला गया, पर वो बताती है कि वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। वो काफी बुरा आदमी है। वो तो बिना थैंक यू बोले चला गया। अच्छा हुआ वो तुम्हारे साथ नहीं है। लेकिन डोरिका असल में रियलाइज करती है कि एडोनिस बहुत अच्छा इंसान है। वहीं एडोनिस अब काफी दूर आ गया है, पर अभी भी वो डरोका के बारे में सोच रहा था, क्योंकि अब डरोका की बातों का उस पर असर होने लगा था। तभी उसकी तरफ कुछ आने लगता है और वो उससे लेने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ डोरिका हैरान हो जाती है, क्योंकि पंच को ये पता था कि एडोनिस एक विच का अप्रेंटिस है। वो याद करता है कि जब वो डेजर्ट में मरने वाला था, क्लोए और उसके अप्रेंटिस एडोनिस ने आकर उसकी जान बचाई थी। अगर तुम्हारे पास कुछ प्रोटेक्ट करने के लिए है तो तुम दुनिया से भी खुशी खुशी लड़ जाते हो। तुम्हारा भी सोचना सही है, पर ये इवेंट सही है या गलत ये अभी डिसाइड नहीं किया। उसने इसी रास्ते को चुना है। तुम क्या करना चाहती हो? इसके बाद हम डोरोका को देखते हैं, जो कि बाइक को चलाते हुए एडोनिस की तरफ जा रही थी। उसे अभी भी बाइक चलानी नहीं आती थी, तो वो लगभग एडोनिस को ठोक देती है। डोरिका कहती है कि कुछ भी हो जाए वो हमेशा उसके साथ रहेगी। वहीं जब ये सब कुछ बोल रही थी, उसकी बाइक आगे बढ़ती ही जा रही थी और बाइक को रोकने के लिए एडोनिस को उसके पीछे जाना पड़ता है। दूसरी तरफ रेडिया एम्पायर में लोग बहुत ही ज्यादा खुश है, क्योंकि उनकी नई रानी को अनाउंस किया जाना है। लेकिन नई रानी से पहले एक अनाउंसर एम्परर की तारीफों के पुल बांधता है। उन्हीं की वजह से उन्होंने दुनिया से विचेस को पूरी तरह से खत्म कर दिया है और अब उन्हें उन पर डिपेंड होने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद नए एम्परर को स्टेज पर बुलाया जाता है और लाइट पड़ने पर सब लोग देखते हैं कि उनकी नई एम्परर डोरोथिया है। वो काफी सारी लड़कियों के साथ स्टेज पर नाचने लगती है और अपनी मैजिक पावर का यूज करके सभी लड़कों को अपने प्यार में पगलाने लगती है। तो वहाँ के सारे लड़के विचेस पर पगलू हो जाते हैं और इसकी वजह से कुछ समय में ही वो जनता के बीच बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाती है। इसके बाद हम किसी और जगह का सीन देखते हैं, जहाँ टीवी पर लोग उस लाइव टेलीकास्ट को देख रहे थे। आखिरकार एक विच ह्यूमंस की लीडर बन गई है। उस करके अपने ही लोगों को खत्म कर दिया। दूसरी तरफ किंगडम में लोगों को एग्जीक्यूट किया जा रहा था। जितना मैंने सोचा था डोरोथिया तो इससे भी पागल है।
इसके बाद हम कई लोगों के सरों को देखते हैं जिनके बीच में थेटा का भी सर था। डोरोथिया अपनी परफॉर्मेंस को खत्म करती है और आसपास के पार्टिकल्स उसके सर के ऊपर एक क्राउन बना देते हैं और पूरा स्टेडियम अपने नए लीडर के लिए चीयर करने लगता है। दूसरी तरफ शियासाकी एडोनिस को ढूंढने में लगा है, लेकिन उसे अभी तक उसके बारे में कुछ नहीं पता लगा, तो वो अपनी मदद के लिए रोबोट हैंड्स को समन करता है। दूसरी तरफ एडोनिस डरोका के साथ कहीं जा रहा है और शियासाकी उसे गॉडेस का प्यारा कह के बुलाता है। एडोनिस डरोका से कहता है कि वो अपना रास्ता नहीं बदलने वाला, वो उसके साथ आ तो सकती है लेकिन वो उसे रोकने की कोशिश नहीं करेगी। इसमें डरोका थोड़ा बहुत हिचकिचाती तो है लेकिन अंत में मान जाती है। मुझे तुमसे एक और बात पूछनी थी, जब तुम लोगों को कंट्रोल कर सकती हो तो तुमने इसका यूज मुझ पर पहले क्यों नहीं किया? अगर मैं अपनी पावर्स का तुम पर यूज करती तो तुम्हें शायद ये पसंद नहीं आता। इसके बाद वो सैंडलैंड नाम की जगह पर पहुंचते हैं जहां पर कोई भी नहीं था। एडोनिस पूरे शहर को देखने अकेले ही जाने लगता है, लेकिन डरोका डर के मारे उसे चिपक जाती है। तुम्हारे पास इतना बड़ा बैग कहाँ से आया? ये मुझे मिस्टर पंच ने दिया है। इसमें काफी सारा खाने का सामान और यूजफुल चीजें हैं। देखो इसमें स्नोबॉल भी है। इसके बटन दबाने से ये एक टेंट में बदल जाता है, लेकिन एडोनिस उसकी किसी बात पर ध्यान नहीं देता और अकेला आगे बढ़ता ही जाता है। वो चलते चलते एक पुलिस स्टेशन के पास पहुंचते हैं, लेकिन अंदर से वो भी पूरी तरह से खाली है। तभी वहां से एक चमगादड़ गुजरता है जिसे देखकर वो डर जाती है, जिसके बाद एक चूहे को देखकर उसकी हालत और भी बुरी हो जाती है और जब उसके मुंह पर एक मकड़ी का जाला लगता है वो तो उसे रोने ही लग जाती है। लेकिन इतना झेलते हुए भी एडोनिस उसको साथ में लेकर जाता है। लेकिन तभी उनके पीछे एक पुलिस ऑफिसर का होलोग्राम आता है, लेकिन डरोका उसे देख के और भी ज्यादा बुरी तरीके से डर जाती है। एडोनिस उसे समझाता है कि ये बस एक होलोग्राम है और ये कोई है। इसके बाद जब वो जेल की तरफ पहुंचते हैं उन्हें किसी की गाने की आवाज सुनाई देती है। वो देखते हैं कि एक जेल के अंदर एक बंदा गाना गा रहा है। वो उस तक पहुंचकर उसे आवाज लगाते हैं, पर वो गाने में इतना ज्यादा खोया था कि वो कुछ नहीं सुनता, तो डरोका उस पर जोर से चिल्लाती है। इसकी वजह से डर के मारे प्रिजनर भी नीचे गिर जाता है। उन दोनों को देखकर वो प्रिजनर डर जाता है और उनसे पूछता है कि वो कर क्या रहे हैं यहाँ पर। वहीं एडोनिस बेड के ऊपर चादर के नीचे एक रिंग को देखता है और उससे पूछता है कि अकेले वो यहाँ पर कर क्या रहा है, जिसपे काफी देर तक सोचने पर वो बोलता है, मैं एक कैदी हूँ ना, इसलिए यहाँ पर बंद हूँ। तुम मुझे बता सकते हो यहाँ से सबसे पास में सिटी कौन सी मिलेगी? तुम्हें इस डायरेक्शन में 70 किलोमीटर तक चलना होगा और तुम एक मोमोदा नाम की सिटी तक पहुंच जाओगे। इसके बाद एडोनिस वहां से जाने लगता है। एडोनिस, क्या हमें उस बूढ़े आदमी की मदद नहीं करनी चाहिए? वो तो ऐसे भूखे ही मर जाएंगे। तुम्हें लगता है कि वो जेल बाहर से बंद है? उन्हें खाने की जरूरत नहीं है, वो बस अपनी बीवी के साथ अकेला रहना चाहते हैं। बीवी? दूसरी तरफ प्रिजन के अंदर वो अपनी बीवी से बात कर रहा था, लेकिन उसकी मौत कब की हो चुकी है और वो उसकी डेड बॉडी को अभी भी एक इंसान जैसा ही ट्रीट कर रहा है। साशा, तो हम गाना फिर से शुरू करें? अब हमें कोई नहीं परेशान करेगा। हमें पता लगता है कि ह्यूमंस को लगा था कि साशा एक विच है, इसलिए उन्होंने उसे जेल के अंदर बंद कर दिया था। मुझे माफ करना साशा, मैं तुम्हारे साथ उस वक्त नहीं रह पाया, पर अब मैं मरते दम तक तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। इसके बाद एडोनिस और डोरोका मोमोडा सिटी में पहुंच जाते हैं। जब वो सिटी के थ्रू जा रहे थे उन्हें सामने एक लड़की दिखती है। डोरोका को उसके लिए बुरा लगता है तो वो उसे कपड़े से ढक देती है, लेकिन वो लड़की नहीं, असल में एक रोबोट थी जो कि डोरोका को स्कैन करने के बाद उसके ऊपर हमला करने जाती है, पर एंड वक्त पर एडोनिस शूट करके उस रोबोट को मार देता है। घबराने की जरूरत नहीं है, वो बस एक रोबोट था जिसे इंसानों ने अपनी ठरक के लिए बनाया है। तभी उन्हें होटल के अंदर से ननौटी वाली आवाजें आने लगती हैं और एडोनिस खुद अंदर जाने लगता है और डरोका से कहता है कि वो यहीं पर रुके। तभी डोरोका साइड में देखती है कि उसी तरह की डॉल्स वहां पर पड़ी हुई थी, जिन्हें देखकर डर के मारे डोरोका रोने लगती है, जिसके बाद वो छुप छुप के एडोनिस के पीछे जाने लगती है। एडोनिस वैसे एक अच्छा इंसान है, पर क्या पता वो फिर से आपा खो दे, मैं उसे रोक दूंगी। लेकिन तभी एडोनिस उसके सामने आ जाता है और वो बहुत गुस्से में था। डोरोका रोते हुए से कहती है कि उसे बाहर बहुत ज्यादा डर लग रहा था, इसलिए वो यहाँ पर आ गए। हाँ ठीक है, तुम मेरे साथ चल सकती हो, पर मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना। इसके बाद वो उस रूम में पहुंचते हैं जहां से आवाजें आ रही थी, जहां पर वो सारी डॉल्स एक आदमी के साथ गुलू गुलू करने की प्रक्रिया में है, पर वो आदमी मरा हुआ है और एडोनिस देखता है कि उन सारी डॉल्स को रेडिया एम्पायर ने ही बनाया है। एक डॉल एडोनिस से कहती है कि उसे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए, तो एडोनिस एक एक करके उन सभी डॉल्स को शूट करने लगता है और अपनी मौत को देखकर डॉल्स काफी रिलीफ फील करती हैं। इसके बाद हम दो लड़कियों को देखते हैं जो कि बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी। तभी उनके सामने रेडिया एम्पायर का एक चेक पॉइंट आता है और उन दोनों लड़कियों का नाम नंबर्स है, एक का नंबर 5 और एक का नंबर 6। 5 काफी सारे सोल्जर्स को अकेले ही ठिकाने लगा देती हैं, जिसके बाद नंबर 6 आकर बचे हुए को मार डालती है। तभी वहां पर कुछ और सोल्जर्स भी आ जाते हैं, लेकिन वो भी उनके सामने नहीं टिक पाते, जिसके बाद वो दोनों हंसने लगते हैं क्योंकि उनके लिए बहुत ज्यादा आसान था। दूसरी तरफ एडोनिस और डोरोका अभी भी शहर को देख ही रहे हैं। साइंस बहुत ज्यादा आगे हो गया है तो लोग अपने लिए कुछ भी बनाए जा रहे हैं, जैसे कि डॉल जो कि सिर्फ आदमियों की इच्छाओं को ही पूरा करता है। तभी उसे सड़क पर एक हथकड़ी दिखती है जो कि रेडिया एम्पायर में स्लेव्स को पहनाया जाता है। इस कंट्री के लोगों ने अपनी ही औरतों को ट्रेड कर दिया ताकि वो रेडिया एम्पायर से डॉल को खरीद सके, और इसी वजह से इस कंट्री की हालत ये हो गई है। बिना वुमेन के वो नई जनरेशन को पैदा ही नहीं कर पाए।
अडोनिस कार के हिस्सों को लेकर उन गिरे हुए रोबोट्स के पास जाता है। वो डोरोका को बताता है कि वो एक ईएमपी बना रहा है जिसके शॉक वेव से सारे रोबोट्स डिसेबल हो जाएंगे, पर ऑब्वियसली डोरोका को कुछ समझ नहीं आता। इसके बाद वो ईएमपी वेव्स को सेंड करता है और डोरोका माइक को पकड़ के रखती है और मरने से पहले एक रोबोट उसका शुक्रिया अदा करती है। तभी हम फिर से उन दोनों लड़कियों को देखते हैं जो कि उस सिटी में पहुंच गए हैं। वो उसे पकड़कर अपने एम्परर के पास ले जाना चाहते हैं ताकि वो उनके लिए काम करे और वो उसे पकड़ने के लिए वहां से जाने लगती हैं, लेकिन उनके पीछे वहां पर शहसाकी भी पहुंच गया है। लेकिन अडोनिस से पहले उन तीनों का सामना आपस में ही हो जाता है। जैसे ही वो बताता है कि वो रेडिया एम्पायर का है, वो दोनों ही उसके ऊपर हमला करने जाती हैं। दूसरी तरफ डोरोका डॉल्स के लिए ग्रेव बना रही थी और प्रे कर रही थी। ग्रेव बना के तुम्हें क्या लगता है क्या हो जाएगा? कुछ करना ही है तो मेरे साथ चलो, ह्यूमंस की भांग का भरोसा करके आते हैं। डोरोका कोई जवाब नहीं देती। इसके बाद वो दोनों वहां से जाने लगते हैं, पर जब वो अपनी बाइक के पास पहुंचते हैं फिरोसागी वहां पर पहले से ही बैठा था। डोरोका उसे पूछती है कि वो है कौन, तो फिरोसागी बाइक से नीचे उतरता है और अपने हैंड्स की मदद से उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है और उसके हाथ में हम देखते हैं कि नंबर 5 और नंबर 6 की गर्दनें पड़ी हैं। मेरा नाम है शिरोसाकी और मैं रेडिया एम्पायर के लिए तुम्हारे सरों को कलेक्ट करने आया हूँ। फाइनली कोई तो मिला, किसी को तो मारूं मैं। दूसरी तरफ रेडिया एम्पायर में लाइव फीड में वो सब कुछ देख रहे थे और वो अपने ड्रोन्स के जरिए फिरोसागी से कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। अडोनिस उससे उन दोनों सरों के बारे में पूछता है। अच्छा, ये दोनों, ये भी तुम्हारी तरह थे, बस इनका सामना मुझसे पहले हो गया। जब वो दोनों उसके ऊपर हमला करने गई थी उसने 1 सेकंड के अंदर ही उन दोनों को मार गिराया था और प्रेजेंट में वो उनसे अलग तरीके से ही खेल रहा था। तभी वो डोरोका के पास पहुंचकर उससे पूछता है कि वो है कौन। अडोनिस डोरोका को पीछे खींचकर अपने पेन का यूज करने वाला था, लेकिन तभी फिरोसागी उसके पेट के ऊपर हमला कर देता है जिससे वो उड़ता हो पीछे टकराता है। तुम तो काफी ज्यादा स्लो हो। अडोनिस अपनी गन को बाहर निकाल के लगातार उसके ऊपर शूट करने लगता है, लेकिन फिरोसागी उसकी सभी बुलेट्स को बड़ी ही आसानी से डॉज कर रहा था। अडोनिस को लगता है कि फिरोसागी जरूर एक साइबॉग होगा क्योंकि ऐसी स्पीड ह्यूमन के लिए नामुमकिन है। इसके बाद अडोनिस अपने मैजिक का यूज करके एक बुलेट के साइज को बहुत बड़ा कर देता है, लेकिन फिरोसागी उस बुलेट को डॉज कर लेता है। फिरोसागी अडोनिस पर भारी पड़ रहा था तो डोरोका अपने लव स्पेल को उसके ऊपर यूज करने लगती है। अगर तुम नहीं रुके तो मैं तुम्हें पूरी तरह से फ्रीज कर दूंगी। डोरोका, ये अच्छा मौका है, इससे इसकी एबिलिटीज के बारे में पूछो। लेकिन तभी फिरोसागी हंसने लगता है और कहता है कि डोरोका बिल्कुल क्वीन के जैसे दिखती है। इसके बाद वो अपनी शर्ट को फाड़ देता है। उसकी छाती पर एक दिल का निशान था, यानी वो पहले ही किसी के कंट्रोल में है। इसके बाद वो अपनी पीठ के पीछे से बहुत सारे रोबोट हैंड्स को शूट करता है और अब वो सारे हाथ उसके चारों तरफ ही फिर रहे थे। अडोनिस डोरोका से कहता है कि वो दूर हो जाए क्योंकि उसका लव स्पेल उस पर काम नहीं करने वाला। लेकिन तभी उसे याद आता है कि एम्परर ने क्लोई के साथ क्या किया था और कहा था कि वो अपने मैजिक के बिना बिल्कुल यूजलेस है और वो यही चीज डोरोका के साथ नहीं करना चाहता था। तो वो उसे एक स्वॉर्ड देता है और अपने लिए एक बढ़िया सा आर्मर समन करता है। पर क्योंकि डोरोका को तलवार चलानी नहीं आती थी तो वो उसे तुरंत ही एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल देता है। अरे भाई, लड़ाई के वक्त कहाँ से सीखेगी वो? तुम्हें लगता है कि अभी भी तुम्हारे पास मजाक का टाइम है? और वो अपने सभी हाथों को उनसे लड़ने के लिए भेज देता है। भाई, इतने सारे हाथ उसके शरीर में कहाँ से थे? डोरोका और अडोनिस मिलकर उन सभी हाथों से लड़ने लगते हैं। उनकी ताकत ज्यादा नहीं थी तो अडोनिस को लगता है कि वो इन्हें आसानी से हरा देंगे और उनके नंबर्स बहुत ज्यादा हैं और धीरे धीरे वो उनके ऊपर भारी पड़ने लगते हैं। तुम्हें क्या लगा था ये कमजोर है? ये बहुत ताकतवर है। जिसके बाद वो काफी सारे हाथों को हवा में लेके जाता है और उनके लिमिटर को हटा देता है और वो अपनी पूरी पावर से उनके ऊपर हमला करने आते हैं। लेकिन अडोनिस अपने एक स्पेल को कास्ट करता है जिससे उनके चारों तरफ से रिबन्स बाहर आते हैं जो कि उन सारे हाथों को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। जिसके बाद वो खुद को रिबन से कवर कर लेता है और सागी की तरफ जाने लगता है, लेकिन वो अपने हाथों को वापस बुलाकर उन्हें थ्रस्टर्स की तरह यूज करता है और उसके अटैक को रोक देता है। पर ये अडोनिस का प्लान ही था। वो बॉल में से बाहर आकर उसके ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन ऐन वक्त पर सागी अपने हाथ को बाहर निकाल के उसे हवा में ही रोक देता है और सागी अडोनिस का मजाक उड़ाने लगता है। तुम मुझे कुछ ज्यादा ही कमजोर नहीं समझ रहे? मैं तुम्हें कमजोर समझ रहा हूँ या तुम मुझे? तभी डोरोका उसके पीछे से आती है और अपनी तलवार को उसके पैर के अंदर घुसा देती है। अडोनिस ये देखकर खुश था, पर इसका सागी पर कोई असर नहीं होता। तुम्हें मेरे सर या फिर दिल पर हमला करना चाहिए था। इसके बाद वो दोनों को एक एक मुक्का मार के उड़ता हुआ दूर भेजता है। उस पंच की वजह से डोरोका को खून की उल्टियां होने लगती है। अगर तुम्हें उल्टियां ही करनी थी तो मुझे मौका देती। लेकिन तभी अडोनिस अपने स्पेल से उसे रिबन्स में बांध देता है और उसे बुरी तरह से जकड़ने लगता है। लेकिन तभी वो अपने छुपे हुए हाथों से अडोनिस के ऊपर हमला कर देता है और वो दोनों ही फंस जाते हैं। दोनों में से कोई भी हार मानना नहीं चाहता था, लेकिन तभी डोरोका खड़ी होती है। वो अडोनिस की मदद करना चाहती थी, लेकिन तभी सागी एक और हाथ से उसके बाल को पकड़कर उसे हवा में उठा देता है। इसके बाद वहां पर और भी ज्यादा हाथ आ जाते हैं जो कि अडोनिस को जमीन पर पटक देते हैं। पर अब क्योंकि उसके हाथ में पेन नहीं था, सागी उसके स्पेल से बाहर आ जाता है।
अडोनिस अपने मैजिक का यूज नहीं कर सकता, ना ही डोरोका कुछ कर सकती है। और अब जियोसाकी पूरी तरह से आजाद है। वो डोरोका की आंखों को फोड़ना चाहता है। अडोनिस उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो जरा भी नहीं हिल पाता। डोरोका समझ जाती है कि क्या होने वाला है और वो अडोनिस का हर चीज के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि काश उन्होंने साथ में और भी सुंदर जगह देखी होती। अडोनिस उससे आजाद होने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं कर पाता और डोरोका आखिरी बार अडोनिस की तरफ देखती है। इसके बाद वो रोबोट्स अपनी उंगलियों को उसकी आंखों में घुसा देते हैं। अडोनिस गुस्से में सब कुछ देख रहा था और उसे याद आता है कि क्लोई को इन्होंने किस तरह से मारा था। वहीं सागी इन सबको कुछ ज्यादा ही एंजॉय कर रहा है। क्यों अडोनिस, पुरानी यादें ताजा हुई इससे? अडोनिस को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो किसी तरह उन हाथों से आजाद होकर डोरोका की तरफ जाने लगता है, लेकिन उन हाथों ने उसकी दोनों आंखें निकाल ली थी। वो उस तक पहुंच तो जाता है, पर डोरोका की अब दोनों आंखें जा चुकी थी। लेकिन इसके बावजूद भी डोरोका उससे कहती है कि वो ठीक है और उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन तभी सागी उसे डोरोका की आंखें दिखाता है और पागलों जैसा हंसने लगता है। इसकी आंखें वापस कर दो। अरे कैसी बात कर रहे हो यार, तुम्हें मजा नहीं आ रहा? ये देखो, तुम भी क्यों नहीं हंसते? इसके बाद वो डोरोका की आंखों को अपने हाथों से कुचल देता है और अब गुस्से में अडोनिस बिना मैजिक के ही उससे लड़ने लगता है। वो उसे उठाकर दीवार में दे मारता है। वो डोरोका को बचाने के लिए अपने पेन को वापस लेता है और जब सागी अपने हाथों से उसके ऊपर हमला करता है, वो अपने स्पेल से उल्टा उन्हीं को मोड़ जाता है। सागी इस अटैक से बच जाता है और नीचे देखने पर उसे ना ही अडोनिस दिखते हैं ना ही डोरोका। वो दोनों असल में एक बिल्डिंग के अंदर छुप गए हैं। ब्लीडिंग को रोकने का एक ही तरीका है, इससे बहुत ज्यादा दर्द होगा, पर मुझ पर भरोसा करो। अडोनिस रोबोट हैंड्स के जेट का यूज करके उसकी आंखों को जला देता है, जिससे उसका खून बहना रुक जाता है। डोरोका बहुत दुखी हो जाती है और सोचती है कि अगर वो दोनों नॉर्मल जिंदगी जीते तो कैसे साथ में स्कूल जाते और आराम से जिंदगी जीते। वो अडोनिस से पूछती है कि ये सब कुछ उनके साथ क्यों हो रहा है। वहीं सागी उन दोनों को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तभी वहां पर एक धमाका होता है और हम देखते हैं कि अडोनिस ने उसी बड़े से रोबोट को समन किया है। उसे देखकर सागी एक्साइटेड हो जाता है और उसकी तरफ लड़ने के लिए आता है। तुम अपनी क्वीन को यहाँ पर लेकर आओ, मैं उसके साथ भी यही करने वाला हूँ। ये सुनकर सागी को गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर अपने रोबोट हैंड से हमला करता है। अडोनिस हाथों पर ये फुदकता हुआ बच जाता है, लेकिन वो सारे हाथ उस रोबोट के ऊपर लगते हैं जिसने अपने हाथों को कवर करके डोरोका को बचा लिया था, लेकिन वो खुद पूरी तरह से टूट चुका था। इसके बाद अडोनिस अपने एक हाथ में आर्मर पहनकर सागी के ऊपर हमला करने जाता है, लेकिन वो उसके अटैक को ब्लॉक करके उठाकर पीछे फेंक देता है। अडोनिस मौका देखकर एक स्पेल को कास्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन सागी उसे जोर की लात मारता है और इसकी वजह से उसका पेन फिर से उसके हाथ से चला जाता है। तुम्हारे लिखने और कास्ट करने में बहुत टाइम लगता है, तुम्हारी मौत के लिए सिर्फ तुम ही जिम्मेदार हो। दूसरी तरफ डोरोका अडोनिस को ढूंढने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। लेकिन तभी उसे अडोनिस की आवाज आती है और वो उसकी तरफ जाने लगती है, लेकिन वो अडोनिस की आवाज सागी निकाल रहा था। अडोनिस दबी हुई आवाज में डोरोका से कहता है कि वो यहाँ से भाग जाए। तभी सागी उसे दूर फेंक देता है और जो एक दीवार की रॉड थी वो उसके कंधे के अंदर चली जाती है, जिसके बाद जो वहां पर हाथ थे लगातार अडोनिस के ऊपर हमला करने लगते हैं। डोरोका को अडोनिस की चीखें सुनाई देती है और वह सागी से रिक्वेस्ट करती है कि वो रुक जाए, लेकिन सागी उसके पेट में पंच मार के उसे चुप रहने को कहता है। तुम्हारी आवाज मुझे क्वीन की याद दिलाती है, गुस्सा आता है मुझे, चुप रहा करो। डोरोका उसके सामने गिड़गिड़ाने लगती है कि ह्यूमंस के असली दुश्मन विचेस हैं, तो वो अडोनिस को कुछ न करे, लेकिन गुस्से में सागी उसके सर पर लात मारता है। तभी अडोनिस डोरोका से कहने लगता है कि वो अपने लव मैजिक का उसके ऊपर यूज करे। अगर उन्हें जीतने के लिए यही करना पड़ेगा तो उसे एक पपेट बनने में भी कोई हर्ज नहीं है। उनकी बकबक से परेशान होकर सागी उसे लात मार के अडोनिस की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी डोरोका अपने लव मैजिक का यूज करती है। अडोनिस का पूरा शरीर येलो कलर की लाइट से घिर गया था और उसकी नई ताकत को देखकर सागी भी हैरान था। अडोनिस इसके मुंह पे जोर के पंच मारता है, जिससे वो उड़ता हुआ दीवार से टकराता है। वहीं अडोनिस के चारों तरफ मैजिकल राइटिंग्स उड़ रही थी। फ्लैशबैक में हम देखते हैं सारी विचेस डोरोका के मैजिक के लिए उसे बुली कर रही थी। उन्हें लगता है कि ये बहुत घटिया है और उसे ह्यूमन से दूर रहना चाहिए। यहाँ तक कि विचेस की लीडर भी उसकी पावर्स को नीच और बेहुदा कहती है। तभी अडोनिस उसके पास आता है। तुम फिक्र मत करो, तुम मेरे शरीर को जैसे चाहे वैसे यूज कर सकती हो। इसके बाद वो अपने स्पेल को कास्ट करके उसकी सभी चोटों को ठीक कर देती है। अडोनिस की पावर्स काफी ज्यादा बढ़ गई थी, तो सागी डल के मारे वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन अडोनिस दूर से ही उसके छाती के ऊपर हमला करता है। सागी पीछे हटने की कोशिश
करता है, लेकिन एडोनिस उसका पीछा नहीं छोड़ता। वो उसे पकड़ के बिल्डिंग के ऊपर फेंकता है और वो बिल्डिंग को तो आगे जाता ही जाता है। सागी समझ जाता है कि एडोनिस अब बहुत ताकतवर है, लेकिन उसके लिए काफी देर हो गई थी। वो सागी के एक हाथ को उसके शरीर से ही उखाड़ देता है, जिसके बाद वो उसके पैर को भी तोड़ देता है, जिससे उसने टुरोका को लात मारी थी। सागी इस सिचुएशन में भी मजाक करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे एडोनिस का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है और वो एक पावरफुल स्पेल को कास्ट करने लगता है। इससे वो पूरा शहर कांपने लगता है। इस स्पेल को क्लोई ने 100 साल के सूखे को खत्म करने के लिए किया था। फिक्र मत करो, मैंने क्लोई से प्रॉमिस किया था कि मैं इसका यूज सिर्फ और सिर्फ किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए ही करूंगा। आसपास की सारी चीजें धीरे धीरे फ्रीज होने लगती हैं। उसकी पावर को देखकर सागी की फटी पड़ी थी और वो फिर से एडोनिस के पर हमला करने जाता है, लेकिन एडोनिस इंस्टेंटली उसके सभी हाथों को फ्रीज कर देता है। डर के मारे सागी डोरुका से कहने लगता है कि वो एडोनिस को रोक दे, क्योंकि ह्यूमन बॉडी इतने मैजिक को हैंडल नहीं कर सकती। एडोनिस का पूरा शरीर जलने लगता है, लेकिन डोरुका कहती है कि उसका शरीर फ्लेम से ही घिरा हुआ है, और बिल्कुल ऐसा ही होता है। डोरुका भी अपनी पावर्स को देखकर हैरान थी। सागी फिर से एडोनिस के ऊपर हमला करने जाता है, लेकिन एडोनिस उसे हवा में ही जमाने लगता है। अब उसका स्पेल एब्सोल्यूट जीरो लगभग रेडी है। चार्मी अपने ड्रोन से सागी को वार्न करने की कोशिश करती है, लेकिन एडोनिस का मैजिक उसे डिस्ट्रॉय कर देता है और सागी की बॉडी और भी ज्यादा जमती जाती है। एडोनिस डोरुका को अपने पास पकड़ के रखता है और वो पूरा का पूरा शहर पूरी तरह से जम जाता है। वहीं उन वर्कर्स की विलेज में भी वो लोग ठंडी हवाओं को महसूस कर पा रहे थे। तभी पंच दूर में कुछ अजीब सी चीज देखता है और सभी से कहता है कि वो जल्दी से छुप जाए। तभी वो देखते हैं कि आसमान से बर्फ गिरने लगी है। दूसरी तरफ चार्मी अपनी टीम को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका कोई भी ड्रोन काम नहीं कर रहा था। सैटेलाइट से एक बड़े स्पेल को डिटेक्ट करते हैं और जहां सागी था वहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा नीचे गिर गया है। डायरेक्टर रोज भी उसकी पावर्स को देखकर हैरान होता है और कहता है कि एडोनिस को पकड़ना आसान बिल्कुल नहीं होने वाला। वहीं जब बर्फ गिरना बंद होती है, वर्कर्स बाहर आते हैं और वो अचानक से ही रेगिस्तान से सीधा हिमालय में पहुंच गए हैं। दूसरी तरफ सिटी के अंदर एडोनिस और डोरुका बर्फ से घिरे हुए हैं। तभी एडोनिस को अपने सामने क्लोई दिखती है, जो कि उससे पास आकर उसे गले लगा लेती है। एडोनिस को याद आता है कि उसने क्लोई से प्रॉमिस किया था कि वो अपने मैजिक को लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करेगा। इसके बाद क्लोई की इमेज वहां से गायब हो जाती है। डोरुका को जब होश आता है, उसे पता लगता है कि एडोनिस ने आर्मर से उसे बचा लिया था। डोरुका अपने लव स्पेल को उसके ऊपर से हटा देती है, लेकिन फिर भी वो नीचे गिर जाता है। डोरुका डर जाती है, लेकिन जब वो अपने सर को उसकी चेस्ट पर रखती है, वो उसकी हार्ट बीट को सुन पा रही थी। वहीं शिरोसागी अभी भी जिंदा था और वो कहता है कि वो दोनों क्वीन और एक बंदे जैसे दिखते हैं। और वो डोरुका से कहता है कि अगर वो क्वीन से मिले तो वो उसे बता दे कि उसने अपनी पूरी कोशिश की थी, भले ही वो फेल हो गया। इसके बाद वो बर्फ के साथ टुकड़ों में बिखर जाता है। एडोनिस को जब होश आता है, वो डोरुका से प्रॉमिस करता है कि वो उसकी आंखों को ठीक कर देगा। दूसरी तरफ डोरेथिया एम्पायर में सभी लोगों की नजरें उनकी क्वीन पर है, जो कि सुबह सुबह जॉगिंग पर निकली है। न्यूज चैनल्स में उसकी जॉगिंग की खबरें ही चल रही हैं और उसकी खूबसूरती को देखकर सारी जनता बस उसे देखती ही जाती है। डोरेथिया का असिस्टेंट उसे कहता है उसे अपने साथ सिक्योरिटी को लेकर जाना चाहिए। मुझे किसी का कोई डर नहीं है, सभी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो द क्राउन्स नाम के ग्रुप के मैसेज का इंतजार कर रही है, लेकिन वो बहुत ज्यादा लेट है, तो वो अपने असिस्टेंट को एक धमकी भरा लेटर लिखने को कहती है। अगर उन्होंने जल्दी रिप्लाई नहीं किया तो उनके साथ वॉर छिड़ जाएगी। इसके बाद हम इस दुनिया की बाकी सारी नेशंस को देखते हैं। ईस्टर्न नेशन, मेडिकल नेशन, एक मिलिट्री नेशन है और एक है सिंगल मदर नेशन। डोरेथिया उन सभी नेशंस के बारे में ही बात कर रही है और अगर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो वो उन सब के खिलाफ जंग छेड़ देगी। दूसरी तरफ एडोनिस डोरुका को अपना कोट पहनाता है और ठंड के लिए उससे माफी मांगता है और हम देखते हैं कि उनके चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। डोरुका को उसके ऊपर लव स्पेल यूज करने के लिए बुरा लग रहा था। मैंने ही तुमसे उसे यूज करने को कहा था, बिना तुम्हारे स्पेल के हम उसे कभी नहीं हरा पाते। इसके बाद डोरुका अपने बालों को उठाती है और उससे बदसूरत होने के लिए माफी मांगती है। यार, तुम हर बात पर माफी मांगते रहते हो, तुम्हें कमियां ही गिनानी है तो मैं गिनाता हूँ। वो एक के बाद एक उसकी कमियों को गिनाता ही जाता है, जो सुनकर वो बेचारी हैरान हो जाती है। पर एंड में वो कहता है कि उसकी काइंडनेस असली है और वो चाहता है कि वो अपने साथ उसकी काइंडनेस को शेयर करे। वो उसकी आंखों को पट्टियों से बांध देता है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझे पीछे से हग कर रहे हो। ये सुनकर एडोनिस उसके टकले पर मार के उसे नीचे गिरा देता है। इसके बाद वो अपने सफर पर निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में डोरुका का पैर फिसल जाता है तो वो उसका हाथ पकड़ के उसे आगे ले जाने लगता है। दूसरी तरफ यूकी अब पूरी तरह से ठीक हो गई है और वो कसम खाती है कि वो एडोनिस को किसी और के हाथों नहीं मरने देगी, वो अपने भाई का बदला खुद लेगी। दूसरी तरफ एडोनिस और डोरुका आगे बढ़ते रहते हैं और डोरुका कहती है कि अब वो समझ सकती है कि बदला लेना जरूरी क्यों है। शुक्र है तुम्हें समझ तो आया। यहीं पर यह सीजन खत्म हो जाता है। सीजन 2 के आते ही वीडियो भी आ जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाना।